गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संस्कृतिकरण को पढ़ रहे हैं। आज हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं को पढ़ेंगे। एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, पोकॉक आदि ने संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को मिल्टन सिंगर ने लिखा है कि श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत अत्यंत व्यापक है। यह केवल पदमूलक गतिशीलता की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भाषा, साहित्य, संगीत, विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्र में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन भी आते हैं। दूसरा पॉइंट है संस्कृतिकरण की इकाई समूह है, जिसमें श्रीनिवास स्पष्ट करते हैं कि संस्कृतिकरण का संबंध किसी व्यक्ति या परिवार विशेष से नहीं, बल्कि सारे समूह से होता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा करता है तो उसे अपनी जाति के सदस्यों के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। तो ये आपको स्पष्ट हुआ कि ये पूरे समूह में ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कोई एक अगर किसी गांव में बहुत से व्यक्ति रहते हैं और उसमें से एक ही व्यक्ति अपनी जाति में वो संस्तरण के लिए को ऊंचा उठाने के लिए वो संस्कृतिकरण का अगर सहारा लेता है तो उसको फिर जो दूसरे जाति के सदस्य हैं उसकी क्रोध का भागी बनना पड़ता है। तो इसलिए निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति या परिवार इकाई के रूप में ऊंची परिस्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है। यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे है कि निम्न स्तर वाली अनेक जातियों ने ब्राह्मणी प्रथाएं एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अपनाई है, अर्थात प्रत्येक समूह ने अपने से ऊंचे समूह से कुछ ग्रहण किया है और अपने से नीचे स्तर वाले समूह को कुछ दिया है। संपूर्ण भारत में हिंदुओं के देवताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते भी देखे गए हैं। ऐसा विशेष रूप से उस समय देखने में आता है जब महामारी से रक्षा की बात आती है अथवा पशुधन, बच्चों की रक्षा, अन्न के संरक्षण का प्रश्न उठता है। ऐसे समाज में ब्राह्मण कभी कभी किसी गैर ब्राह्मण मित्र के द्वारा रक्त बलि भी करवाते हैं। इस द्विमार्गी प्रक्रिया के लघु एवं बृहद परंपराओं को आत्मसात की प्रक्रिया में भी देख सकते हैं। यह वास्तविकता है कि निम्न जातियां उच्च जातियों से लेती अधिक है और देती कम है। नेक्स्ट पॉइंट है जनजातियों से संबंधित। इस प्रक्रिया का संबंध केवल हिंदू जातियों से नहीं होता है, बल्कि यह जनजातियों अन्य जो जनजातियां हैं उसमें भी घट रही हैं, जैसे कि भील, संथाल, गोंड, ओरांव जनजातियां, जिन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाकर हिंदू समाज का अंग बनने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो पांचवा पॉइंट है वो है पदमूलक परिवर्तन। संस्कृतिकरण से संबंध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात किसी जातीय समूह की स्थिति अपने आसपास की जातियों से कुछ ऊपर उठ जाती है, परंतु स्वयं जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रिम समाजीकरण। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण मानते हैं। समाजीकरण क्या होता है? सीखने की एक प्रक्रिया होती है समाजीकरण, जिसमें बच्चा जब समाज में आता है तो वो कुछ अपने संस्कारों को सीखता है, तो वो जो संस्कार सीखता है उसी को हम समाजीकरण कहते हैं समाजशास्त्र में। अर्थात कोई निम्न जातीय समूह एक या दो पीढ़ी तक किसी उच्च जाति की जीवन शैली की दिशा में अपना समाजीकरण करता है, ताकि भविष्य में उससे उच्च समूह में सदस्यता प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, वह सामंजस्य की समस्या न आए। नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा ग्रहित प्रक्रिया। तो ये विचारधारा ग्रहित प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपनी विशेषता विचारधारा ग्रहण करने की बताई है, और इस प्रक्रिया में निम्न जाति उच्च जाति की विचारधारा धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, मोक्ष, माया, संसार, पुनर्जन्म आदि का अनुकरण करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो जाति या जनजाति समूह अपने से उच्च जाति, विशेषतः द्विज जाति यानी कि ब्राह्मण जाति के रीति रिवाज
प्रथाओं, जीवन दर्शन, कर्मकांड, आदर्श, मूल्य, संस्कृति, साहित्य में उपलब्ध नवीन विचारधारा को अपनाने का प्रयत्न करती हैं, उनकी विचारधारा को ग्रहण करने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न आदर्श समूह। मिल्टन सिंगर ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि संस्कृतिकरण में निम्न जाति उस जाति या समूह के लक्षणों या आदर्शों को अधिक ग्रहण करती है जो इनके समीप होती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण के अनेक आदर्श समूह हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्थानीय, प्रभु जाति इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वाकांक्षी जातियां। जिन निम्न जातियों की ऊपर उठने व उच्च पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है, वो चाहते हैं कि हम अपने जाति संस्तरण में हम उच्च स्थान प्राप्त करें, तो वे उच्च जातियों की संस्कृति, जीवन विधि, प्रथाएं, परंपराएं उनका अनुकरण करती हैं। और साथ ही उनके लिए आवश्यक है कि वे 1 या 2, 3 पीढ़ियों पहले से किसी उच्च जाति के साथ अपने को जोड़ें तथा उसका संस्कृतिकरण तभी हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबल जाति का अनुकरण। प्रबल जाति होती है प्रभु जाति। प्रभु जाति क्या होती है? जिस जाति की संख्या गांव में अधिक होती है उसको एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति या प्रभु जाति माना है। उसके पास संपत्ति भी है और उसके पास संख्या भी ज़्यादा है, शक्ति भी है, राजनीतिक शक्ति भी है, नेतृत्व का गुण भी है। सारी बातें जिस जाति के अंदर पाई जाती हैं उसको प्रबल जाति के नाम से एम.एन. श्रीनिवास ने उसको संबोधित किया है और इसी के प्रबल जाति की अवधारणा दी है। कुछ समय पहले तक निम्न जातियां ब्राह्मणों का अनुकरण किया करती थी, पर अब स्थानीय प्रबल जाति का अनुकरण किया जाने लगा है, जो क्षत्रिय, वैश्य या कोई भी गैर ब्राह्मण जाति हो सकती है। अब हम संस्कृतिकरण के स्रोत पढ़ेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के माध्यम से परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कुछ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों को बताया है कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण किया जाता है। कुछ धार्मिक कारक हैं। पहला पॉइंट है हमारा धार्मिक कारक। श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों जैसे कि कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिर, मेले आदि से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। जब कर्मकांडी क्रियाओं में से मंत्रोच्चारण पृथक कर दिए गए तब ब्राह्मणों के संस्कार अस्पृश्य जातियों सहित सभी के अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए। इसके फलस्वरूप निम्न जातियां ब्राह्मणों के कर्मकांड, आचार विचार अपनाकर अपना संस्कृतिकरण करने में लग गई। मंदिर, मठ, तीर्थ स्थान आदि आरंभ से ही संस्कृतिकरण के स्रोत रहे हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जनसमूह में सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारों एवं विश्वासों के प्रसार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते रहे हैं। ये स्थान संस्कृतिकरण के उत्तम स्रोत व सहायक बने। भजन मंडलियाँ, हरि कथाएं, रामलीला, रासलीला आदि ने जन समुदायों में प्रचार प्रसार हेतु विशेष योगदान दिया है। इस प्रकार संस्कृत पाठशालाओं, महाविद्यालयों, धार्मिक संगठनों, पत्र पत्रिकाओं व छापे खानों ने भी संस्कृतिकरण के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कुछ धार्मिक व सामाजिक आंदोलन ने भी भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण निम्न जाति के कुछ व्यक्ति धार्मिक नेता बन गए, जिसमें कुछ हरिजन भी थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए हरिजन आंदोलन भी अछूत कहलाने वाली जातियों की स्थिति को उन्नत करने में मददगार साबित हुआ। विभिन्न समाज सुधारक संस्थाओं जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने भी जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ उत्थान के कार्य किए। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारक। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था में निम्न स्तरों में अनिश्चितता अधिक पाई जाती है। क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसमें अन्य वर्ण या समूह हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजा या प्रधान के रूप में स्थिति पाने में सफल हो जाता है वह क्षत्रिय संस्कृति का अनुकरण कर लेता था, चाहे जन्म से उसकी जाति कुछ भी है, क्यों न कोई भी जाति है। चारण या भाट आदि भी ऐसे ही समूह हैं जिनको क्षत्रिय बनाने में सहायक हुई हैं।
तब वह उसी तरह धार्मिक अनुष्ठान करती थी। स्वतंत्र भारत के नवीन संविधानों में भी संस्कृतिकरण को गति प्रदान की गई है, जैसे कि 1950 का समान अधिकारों का अधिनियम, 1955 का अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और 1955 का ही एक विशेष विधवा अधिनियम, जिसके द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर देने से निम्न जातियों को संस्कृतिकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक या जातीय स्थिति कुछ भी है, अपनी योग्यता, राजनीतिक कुशलता और चतुरता से राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकता है और एक बार शासन की बागडोर हाथ में आ जाने पर जातीय स्थिति को फिर कोई पूछता नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न जाति के लिए उच्च जाति के सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना अधिक सरल हो जाता है। आरक्षण के द्वारा भी सरकारी नौकरियों, संसद, विधानसभा, पंचायती राज आदि संगठनों द्वारा निम्न जातियों को पद प्रदान करने से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। आर्थिक कारक में अगर हम देखते हैं तो जाति व परंपरागत व्यवसाय के सह संबंध के टूटने से अनेक निम्न जातियों ने अपने अस्पृश्य पेशों को त्याग कर अधिक लाभ पाने वाले व्यवसायों का चयन कर लिया और अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत किया तथा अपने जीवन के तौर तरीकों को उच्च जातियों के समान ढाल लिया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि नवीन अर्थव्यवस्था में धन कमाने के अवसर सभी जातियों के सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। नगरीकरण और औद्योगिकरण। देश में नगरीकरण औद्योगिकरण के कारण अधिक जनसंख्या गांवों से नगरों में आती जाती रही है। कारखानों में सभी जातियों के लोग काम करते हैं तो जातीय बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। निम्न जातियां उच्च जातियों के संस्कार ग्रहण कर रही है। संस्तरण की प्रणाली में उन जातियों को ऊंचा माना जाता है जो शाकाहारी भोजन करती है, शराब का प्रयोग नहीं करती है, पशु बलि नहीं चढ़ाती है, अपवित्र वस्तु या व्यवसाय से संबंधित कार्य नहीं करती है। इस प्रकार अपनी स्थिति को उन्नत करने की इच्छुक जाति अपने से उच्च जाति की किसी भी ब्राह्मणी जीवन पद्धति का अनुकरण करती है। अर्थात संस्कृतिकरण का स्रोत नगरीकरण और औद्योगिकरण के द्वारा शाकाहारी भोजन व पवित्र व्यवसाय भी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृति का और कौन सा कारण रहा है, उसका स्रोत क्या है। पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार सर्वप्रथम उच्च जातियों में होने के कारण ब्राह्मणों ने उसे सबसे पहले ग्रहण किया। बाद में उनके व्यवहार प्रतिमानों को आधार मानते हुए अन्य जातियों ने भी उसको ग्रहण करना आरंभ कर दिया। निम्न जातियों में शिक्षा के प्रसार से जागृति आ रही है। ये लोग उच्च जाति के जीवन के तरीकों, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा आदि को अपनाकर उच्च जातियों में घुल मिल गए हैं। इस प्रकार शिक्षा के कारण निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बल मिला है। हम देखते हैं कि यातायात और संचार के साधनों से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का स्रोत है। आधुनिक भारत में यातायात व संचार के साधनों में उन्नति होने से एक ओर जहां सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर नए नए नगरों, उद्योगों, कारखानों का भी विकास हो जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, प्रदेश के लोगों के पारस्परिक संपर्क और वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में तेजी आई है। इससे संकुचित विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा, जो बहुत छोटी विचारधारा थी, उसके दृष्टिकोण का अंत होने से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को काफ़ी मदद मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। विभिन्न सामाजिक अधिनियमों ने तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की सहायता की है और इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कारों के संपादन के लिए ब्राह्मण पुरोहित की सेवाएं प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा निम्न जातियों द्वारा उन सांस्कृतिक पंचांग के त्योहारों जिन्हें उच्च जातियाँ मानती हैं को मानना, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, धर्मशास्त्रों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अनुलोम विवाह भी एक संस्कृतिकरण का कारक रहा है। जो जातीय समूह अपने से उच्च समझे जाने वाले समूहों में अपने को सम्मिलित करना चाहता था, वह अनुलोम विवाह का साधन अपना सकता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह।
संस्कृतिकरण के उपरोक्त स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अनेक स्रोतों से बल एवं प्रोत्साहन मिला है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विभिन्न कालों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रही है। कल हम ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर संस्कृतिकरण के प्रभावों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।